नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने जब हमारे भारत देश के विभिन्न इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो सत्ता स्थापित करने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है हमारे देश के गांव देहात के एरिया, ठीक है। यहां पर इन्होंने शासन कैसे चलाया, देखो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बात कंफर्म कर लीजिएगा, शासन चलाने में चाहे वो किसी देश का शासन हो, किसी राज्य का शासन हो या फिर कहीं का भी शासन हो, शासन चलाने में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस चैप्टर में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर फोकस किया गया। पहला बिंदु ये कि अगर आप अंग्रेजों के टाइम पीरियड में देखोगे तो किसानों से उस टाइम पर टैक्स लिया जाता, कर लिया जाता था, जिसे हम कहते थे राजस्व वसूली, ठीक है। तो पहले टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर का राजस्व वसूली के ऊपर आधारित है। दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो ये है कि अंग्रेज हमारे भारत देश में जब आए थे तो उनका उद्देश्य था व्यापार करना, ठीक है। तो इन्होंने व्यापारिक उद्देश्य से हमारे गांव के इलाकों में कई सारी फसलें उगवाई थी, उनका दुष्प्रभाव भी रहा था। एंड इन्होंने जो हमारे यहाँ पर राजस्व वसूली की थी उसका भी बहुत दुष्प्रभाव रहा था। तो आज के इस चैप्टर में हमें इन्हीं दो बिंदुओं को डिस्कस करना है कि जो राजस्व वसूली इन्होंने हमारे यहाँ पर की, किन तरीकों से की, कौन कौन सी नीतियां उसके लिए लागू की, एंड इसके अलावा उसका प्रभाव हमारी जनता पर क्या रहा एंड जनता ने उसके विरोध में क्या किया। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने जो हमारे भारत देश में अपने व्यापारिक उद्देश्य से खेती करवाई, जैसे कि अफीम की खेती हो गई, नील की खेती हो गई, इसका प्रभाव हमारी देश की जनता पर क्या रहा एंड उसके विरोध में जनता ने क्या किया। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर नील विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, देखने को मिलता है, चंपारण आंदोलन देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही आंदोलन के बारे में आज के इस चैप्टर में जानकारी दी गई। चूंकि चैप्टर काफी बड़ा है, ये दोनों ही बिंदु काफी बड़े, इसलिए इस चैप्टर को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है, पार्ट 1 का वीडियो अभी तक तो आप लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए था, बट हमारा हमने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था, टेलीग्राम पर आपको बताया था। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया कर लीजिएगा। एक्चुअली हमारा सिस्टम में थोड़ा सी प्रॉब्लम आ गई थी, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे बट हमारा जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ रहा था, ऑडियो में खिचखिचाहट आ रही थी, तो प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। इस वजह से मैं कई क्लासेस नहीं ले पाया, मंडे से क्लासेस आ ही नहीं पाई, ठीक है। फाइनली हमने अभी सब करेक्शन कर लिया है और आज से क्लासेस आप लोगों तक पहुंचने लगी हैं। अब जो हमारा पहले का टाइम था वही टाइम रहेगा और उसी तरह से क्लासेस आएंगी। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम एक बार पहले पार्ट 1 में हमने जो जो डिस्कस किया था उसको देखेंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 के वीडियो के साथ में आज के चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़े, जिन लोगों को नहीं पता है हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन तीन सब्जेक्टों को अभी कवर कर रहे हैं। इन तीनों में से जैसे ही कोई एक कंप्लीट होगा हम साइंस को स्टार्ट कर देंगे। साइंस की क्लासेस क्लास 6 से लेकर के 8 तक ही चलाएंगे, आगे की नहीं करवाई जाएंगी। एंड इसके बाद में इकोनॉमी, ठीक है। तो इन 5 सब्जेक्टों को हमारे चैनल पर कवर किया जाएगा। आप अगर इन 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम लेवल की, बिल्कुल फ्री में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के आप अपने मर्जी से वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। याद रखना, नोट्स के लिए हम पेमेंट चार्ज करते हैं, वीडियोस हमारे फ्री में आते हैं। नोट्स के लिए हम पेमेंट इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर देंगे तो व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं करेगा, और मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत की आप लोग वैल्यू करें। नोट्स हमारे सचमुच बहुत बेहतर होते हैं, अभी तक एक भी नेगेटिव कमेंट मेरे पास नहीं आया है। चलिए, तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कंपनी दीवान बन गई। देखो, चैप्टर नंबर 2 जो आपका था, चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर के भारत में उनकी सत्ता स्थापित करने तक की पूरी कहानी। अंग्रेज भारत देश में कब आए, आने के बाद व्यापार कैसे शुरू किया, व्यापार से युद्ध की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, युद्ध की स्थिति से सेना उन्होंने कैसे खड़ी की, किलेबंदियां कैसे की, एंड कैसे उन्होंने बंगाल को जीता, और आखिरकार 12 अगस्त 1765 को ये बंगाल के दीवान बन गए। तो दीवानी कैसे मिली, इसकी पीछे की जो कहानी है वो चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की आमदनी। अच्छा, जब कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बन गई तो बंगाल से जितना भी राजस्व आता था उसके ऊपर इनका पूरा नियंत्रण हो गया था, ठीक है। अच्छा, अगर इस
इससे पहले आप देखोगे 1765 से पहले तो ब्रिटेन से ये सोना और चांदी लेकर के आते थे और उसी से भारत में व्यापार करते थे। लेकिन अब जब इनको बंगाल की दीवानी मिल गई तो यहां से जो इनको आमदनी होती थी उसी से ये अपना पूरा खर्चा चलाने लगे। और आमदनी भी ये इतनी करते थे, इन्होंने यहाँ पर कोई नियमित व्यवस्था नहीं लागू की थी लगान की वसूली के लिए, ठीक है। कोई नियमित व्यवस्था नहीं लागू की थी, जितना हो सकता था उतना लगान वसूलते थे और कम से कम कीमत पर यहाँ पर चीजों को खरीदते थे। इससे हुआ क्या कि केवल 5 साल के अंदर 1770 तक आते आते बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया और अकाल की वजह से 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस किया है, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि भाई खेती में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पर अधिकतर लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो खेती ही होती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1770 तक इनको पता चल गया कि भाई यहाँ पर अकाल पड़ चुका है और 1 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत से लोग बंगाल को छोड़कर जा चुके हैं। फिर इन्होंने कितने साल लगा दिए, 23 साल लगा दिए एक नीति को बनाने में। 23 साल तक ऐसे ही काम चलता रहा, लोग भागते रहे, लोग मरते रहे। 1793 में इन्होंने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त नाम की एक नीति लागू की और ये नीति भी बहुत ही बेकार थी। इसने भी किसानों का जीना दुश्वार कर दिया, ठीक है। तो ये नीति लागू की कर वसूली के लिए, पहली नीति बंगाल में लागू की गई। इसके बाद में जब इस नीति से समस्याएं उत्पन्न हुई, बहुत सारे लोगों की खेती चली गई, ठीक है, बहुत सारे लोग मरने लगे, किसान बेहाल हो गए। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी समस्याएं आई, ठीक है। तो समस्या आने के बाद अगर आप देखोगे तो ये दमनकारी नीति थी, लेकिन धीरे-धीरे जनता को राहत मिलने लगी, क्योंकि इस नीति के तहत ऐसा था कि जो टैक्स लेना था अर्थात जो कर वसूली थी उसकी एक निश्चित राशि तय कर दी गई थी कि इससे ज्यादा वसूली नहीं जाएगी। लेकिन जब महंगाई बढ़ी तो कंपनी को लगा कि भाई ये जो तो नियम हमने गलत बना दिया, इसे बदलना होगा। फिर एक नई व्यवस्था लेकर के आते हैं जो कि हॉल्ट मैकेंजी थे और एक और नाम इनका था हॉल्ट मैकेंजी ही थे, जो कि एक नई व्यवस्था इन्होंने तैयार की थी 1822 में। फिर इस व्यवस्था को लागू किया जाता है, इसे महालवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। डिटेल में हमने इसे भी डिस्कस किया है। महालवाड़ी बंदोबस्त, इसमें नियम कायदा कानून तो थे बट ये भी किसानों के ऊपर बहुत भारी पड़ी थी और इसमें भी कई सारी समस्याएं आ गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में टॉमस मुनरो नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था, एक व्यवस्था बनाई थी, इसे मुनरो व्यवस्था नाम दिया गया, ठीक है। और इस व्यवस्था को लाया गया, लेकिन ये तीनों ही व्यवस्थाएं जो कर वसूली की थी, तीनों ही बहुत ही वाहियात और बेकार किस्म की व्यवस्थाएं थी। इन्होंने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया था, ठीक है। इससे क्या था कि रैयत अर्थात किसान जो थे गांव से भाग रहे थे, ठीक है, बहुत से लोग मर रहे थे, वीरान होते जा रहे थे गांव। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अर्थात कर वसूली का जो पार्ट रहा है बहुत ही किसानों के लिए दर्दनाक रहा है, ठीक है, जिसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, आप जाकर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पार्ट 2, ठीक है, काफी बड़ा रहेगा वीडियो और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। वो यहां से स्टार्ट होता है यूरोप के लिए फसलें, ठीक है। तो पार्ट 1 जाकर जरूर देख लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने वहां पर डिस्कस किए हैं। यूरोप के लिए फसलें, अर्थात देखो अब यहां पर हमें समझना है कि किस तरह से भारत देश में अंग्रेजों ने फसलें करवाई थी, कौन कौन सी फसलें करवाई थी और उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। देखो अंग्रेजों ने जब हमारे भारत देश के विभिन्न इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली और यहां से कर वसूलने लगे, तो धीरे-धीरे इनको ये एहसास होने लगा, इनको ये महसूस होने लगा कि हम केवल भारत से राजस्व ही नहीं वसूल सकते बल्कि अपनी मर्जी के हिसाब से यहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से फसलें भी करवा सकते हैं और उनके माध्यम से भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर देना शुरू कर दिया, ठीक है। कौन कौन सी खेती, एक तो अफीम की खेती, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, बिना परमिशन के नहीं कर सकते। और दूसरी खेती किसकी, नील की खेती। अगर नील की खेती के बारे में बात करें तो ये बहुत ही खेत के लिए हानिकारक होती, खेत की सारी ताकत नील की जो पेड़ होता है इसकी जड़ें खींच लेती, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, 18वीं सदी के आखिरी तक आते आते अफीम और नील की खेती करवाना शुरू कर दिया और इसके ऊपर पूरा जोर देने लगे, ठीक है। इसके बाद होता यह कि लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। और जैसे कि बंगाल में पटसन हो गया, संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में गन्ना हो गया, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास हो गया, असम में चाय हो गया, पंजाब में गेहूं हो गया, मद्रास में चावल हो गया। तो विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए किसानों को ये अंग्रेज मजबूर करते रहे लगभग 150 सालों तक, ठीक है। और इसका हमें बहुत सारे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं जो कि आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। अंग्रेजों ने यहां पर नील की खेती के लिए बहुत अधिक
प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ दी नील की खेती के करवाने के लिए। तो हम आखिरकार सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि नील की जो भारतीय नील था इसकी अधिक माँग क्यों थी और क्यों भारत में ही इतनी अधिक नील की खेती करवाने के लिए जोर दिया जा रहा था। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। कौन से इलाकों में उगता है? उष्णकटिबंधीय इलाका, जैसे कि आपका हो गया बंगाल वाला एरिया, ठीक है? ऐसे इलाकों में नील का पौधा उगता है, ठीक है? 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है? या फिर हम कहें कि और भी कई सारे देश थे, ठीक है? फ्रांस हो गया, ये अपने कपड़े के उत्पादन और कपड़े देखो कपड़ा की रंगाई के लिए उत्पादन कपड़े की रंगाई के लिए नील भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर 13वीं सदी में वहां पर पहुंचा कैसे? तो देखो अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारा यूरोप के साथ में लंबा व्यापार चलता रहा है, ठीक है? वो रोड के माध्यम से होता था, बड़े-बड़े व्यापारी थे जो कि यहां से वहां तक जाते थे, ठीक है? तो बहुत लंबा व्यापार है, अगर आप कभी विश्व इतिहास को पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। एंड उष्णकटिबंधीय इलाके किसे कहते हैं और इनसे संबंधित चीजों को ज्योग्राफी में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, ठीक है? डिटेल में डिस्कस करेंगे। उष्णकटिबंधीय इलाके किन्हें कहा जाता है, उपोष्णकटिबंधीय इलाके किन्हें कहा जाता है, पर्णपाती वन कौन से होते हैं, पतझड़ वन कौन से होते हैं, तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है, सभी टॉपिक है, तो उन्हें हम जाकर के ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। और देखो 13वीं सदी की अगर हम बात करें तो यहाँ 13वीं सदी तक आते आते इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यहाँ पर कपड़ा उत्पादन करने वाले जो लोग थे वो भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे कपड़े को रंगने के लिए। इसके पीछे का रीजन ये था कि भारतीय नील से जो रंग निकलता था वो बहुत ही चमकदार होता था, ठीक है? बहुत ही बढ़िया रंग मिलता था, इसलिए इसी का उपयोग किया जाता था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी ही मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, क्योंकि सड़क मार्ग से लेकर के जाते थे, ठीक है? और आसानी से पहुंचना भी आसान नहीं होता था, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में भारतीय नील यूरोपीय बाजारों में पहुंचता था। इसके अलावा उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। अब हमें एक बात बताओ, अगर अभी आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर टेस्ला की कार क्यों नहीं चल रही भारत देश में? जानते हो? सबसे पहली बात तो है कि भारत में कोई भी इसकी फैक्ट्री नहीं है। दूसरी बात ये कि भारत सरकार इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत अधिक लगा रही है, ठीक है? कि भाई हम आपसे 100% का टैक्स लेंगे। अगर आप 50 लाख की कार लेकर के आ रहे हो तो 50 लाख रुपए सरकार को भी दो, ठीक है? तब आप यहाँ पर बेच सकते हो, ठीक है? तो इसी तरह से क्या है कि आज के टाइम पर यहाँ पर कार लाकर के बेच पाना बहुत ही मुश्किल है और उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। इस वजह से यहाँ पर टेस्ला की कार हमें देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह से थोड़ा-सा एग्जांपल हमने अलग साइड से दिया है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भारत से नील को वहां तक पहुंचाना, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, पहुंचाने में बहुत अधिक खर्चा आ जाता था, ठीक है? बहुत अधिक खर्चा आ जाता था और बहुत अधिक दिन लग जाते थे, जिस वजह से इसकी कीमत वहां तक पहुंचते-पहुंचते बहुत बढ़ जाती थी। ये हमें चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधा पर निर्भर रहना पड़ता था। अच्छा, बोर्ड नामक पौधे की अगर हम बात करें तो बोर्ड पौधा जो है ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल भी जाता था, ठीक है? नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। देखो यहाँ पर कंपटीशन क्यों बढ़ रहा था, इस चीज को समझो। अगर बोर्ड का पौधा, ठीक है, वहां पर आसानी से उग रहा है, ठीक है, और इसकी खेती भी वहां पर आसानी से हो रही है, तो क्यों ना बोर्ड के पौधे से ही रंग बनाया जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि जो बोर्ड नामक पौधे से रंग इनको मिलता था वो फीका रंग होता था, इतना चमकदार रंग नीला नहीं होता था, ठीक है? इससे जो रंग मिलता था वो बेजान और फीका होता था, जिस वजह से अगर आप देखो तो नील के कलर की वहां पर ज्यादा डिमांड होती थी, नील के पौधे से जो रंग बनता था, ठीक है? जैसे कि आज के टाइम पर हम बात करें तो आपको एक तरफ दिया जाए आईफोन चलाने के लिए और एक तरफ दिया जाए चाइना की कंपनी का कोई आईटेल वगैरह का फोन जो बहुत पॉपुलर नहीं है, तो आप कौन सा चलाओगे? ऑब्वियसली आप आईफोन ही अफोर्ड, अगर आप खरीद सकते हो तो आईफोन ही लोगे, ठीक है? इसी तरह से नील का पौधा उस टाइम पर वहां पर आईफोन था और बोर्ड का पौधा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई वहां पर उस टाइम पर आईटेल हो गया और भी बहुत सारी थर्ड क्लास की कंपनी है जिनके मोबाइल बिकते नहीं है, तो उस तरह का पौधा बोर्ड नामक था, ठीक है? तो बोर्ड पौधे के उत्पादन में जो लगे हुए किसान थे या फिर जो और भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप नील के पौधे पर जो आयात हो रहा है, विदेश से आ रहा है, इस आयात पर पाबंदी लगा दो। और वहां की सरकार ने इस पर पाबंदी लगा भी दिया ताकि इनके यहाँ का जो पौधा है वो बिके और इनके यहाँ के व्यापार को प्रोत्साहन मिले, ठीक है? मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि नील से बहुत चमकदार रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग जो था वो बेजान और फीका होता था, अर्थात इतना अच्छा रंग नहीं था, ठीक है?
17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। देखो हम यहाँ पर बात करें 13वीं सदी की, ठीक है, तो 13वीं सदी में क्या हुआ, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। तो 13वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक क्या है कि बहुत ही पाबंदी लगी रही। नील का जो पौधा नील के पौधे से बनने वाला रंग जो है बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता था, डुके छुपे इनलीगल तरीके से पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, नहीं तो नहीं पहुंचता था, ठीक है। अब 17वीं सदी तक आते आते यहाँ के जो व्यापारी थे, ठीक है, जो व्यापार करना चाहते थे, इसके अलावा जो कपड़ा उत्पादक थे, उन्होंने क्या किया, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर जो पाबंदी लगी थी उसमें ढील देने के लिए सरकार को राजी कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो कैरिबिया द्वीप समूह एक द्वीप समूह है ये, ठीक है। इसमें सेंट डोमिंगियो ये एक स्थान, इस द्वीप समूह में एक स्थान से जिसका नाम है सेंट डोमिंगियो, ठीक है। यहां पर फ्रांसीसी ने, इसके अलावा ब्राजील में पुर्तगालियों ने, जमैका में ब्रिटिश ने और वेनेजुएला नामक स्थान है जहां पर स्पेनिश लोगों ने नील की खेती करने लगे, ठीक है। ये सभी स्थान है, जैसे कि एक हो गया आपका सेंट डोमिंगियो जो कि कैरिबिया द्वीप समूह में स्थित है, इसके अलावा ब्राजील है, जमैका है, वेनेजुएला, यहां पर इन सभी इलाकों में कोई ना कोई व्यापारी जाकर के नील की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए, ठीक है। यहां से क्या है कि नील का उत्पादन होता था और फिर वो मार्केट में जाकर के बेचा जाता था, ठीक है। 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग भी बढ़ गई। कब? 18वीं सदी के आखिरी तक। देखो जब हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, 13वीं सदी की बात कर रहे हैं, 14वीं सदी की बात करें, तो 18वीं सदी का अर्थ यहाँ पर है सन 1700 से 1800 के बीच की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 18वीं सदी, ठीक है। 16वीं सदी की बात करें तो 17वीं सदी की बात करें तो सन 1600 से 1700 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 18वीं सदी की यहाँ पर बात की जा रही है, 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील जो था इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 17वीं सदी तक आते आते इस जो बैन लगा था इसको क्या है कि बैन हटाने के लिए प्रयास किया गया और बैन हटा दिया गया। फिर 18वीं सदी तक जैसे जैसे समय आया, अर्थात केवल 100 सालों के अंदर ही भारतीय नील जो था इसकी मांग बढ़ने लगी और ये वहां पर बड़ी मात्रा में पहुंचने भी लगा। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। अच्छा, औद्योगिकरण की अगर हम बात यहाँ पर कर ही रहे हैं तो हम आपको बता दें क्लास 8 की ही एनसीईआरटी में हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके कपड़ा उत्पादन के बारे में, ठीक है। भारत में जो कपड़े का उत्पादन होता था उसके संबंध में चर्चा की गई है। वो हमारे यहाँ से ब्रिटेन में जाता था और वहां पर बिक्री होता था, तो हमारे भारत के कपड़े की वहां पर बहुत अधिक डिमांड थी। इतनी डिमांड थी कि जैसे आज के टाइम पर हम जो बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े हैं वो भारत में हैं, ठीक है। बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े जो भारत में बेचे जाते हैं और भारत में जो आम जनता पहन के घूमती है ना, सस्ते कपड़े 100 रुपए में मिल जाते हैं, 50 रुपए में मिल जाते हैं वो कपड़े, ठीक है। तो 100 और 50 रुपए में जो आज का हमारा देश में जो कपड़ा मिलता है वो था ब्रिटेन का, ब्रिटेन में बनने वाला कपड़ा। और यहां पर जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो भारत से जाते थे ब्रिटेन में बेचने के लिए, ठीक है। वो भारतीय कपड़े उस टाइम पर थे। हम कह सकते हैं कि भारतीय कपड़े की ब्रिटेन में बहुत अधिक डिमांड थी और बहुत अधिक वैल्यू भी थी। यहां तक कि ब्रिटेन की जो महारानी थी वो भी भारत के कपड़े द्वारा बना हुआ परिधान को पहना करती थी। इस तरह की डिमांड और इस तरह की वैल्यू थी भारत के कपड़े की विदेश में, ठीक है। तो इससे क्या है कि विदेश के जो व्यापारी थे ब्रिटेन के वो बहुत परेशान थे। तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप कुछ नया करो, ठीक है। तो वहां पर औद्योगिकरण का युग शुरू किया गया, मशीनें बनाई गई और मशीनों से कपड़ा बनाया जाने लगा। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। अगर चैप्टर न्यू सिलेबस में होगा तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हमने पुराने सिलेबस में पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे देंगे, आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी मुख्य टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। तो 18वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, ठीक है। और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। हम कह सकते हैं कि भाई ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया, वहां पर कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी और अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। अच्छा, जब कपड़ों की रंगाई के लिए मांग तेजी से बढ़ने लगी तो यहां पर नील की भी मांग बढ़ने लगी, क्योंकि कपड़ों को रंगना है और बोर्ड से उतना अच्छा कलर आ नहीं रहा है, तो नील की यहां पर मांग भी बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली जो नील थी इसकी आपूर्ति अपने अनेक कारणों से बंद हो गई। अर्थात वेस्ट इंडीज और अमेरिका ये बहुत बड़े आपूर्तिकारक थे, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में नील की खेती करते थे और नील को इन देशों में भेजते थे ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन जब नील की मांग ब्रिटेन में बढ़ी उसी टाइम पर अमेरिका और वेस्ट इंडीज से जो नील इनको मिलता था वो कई कारणों से, अनेक कारणों से बंद हो गया, इनको मिलना बंद हो गया। 1738 से लेकर के 1789 इन 6 सालों के अंदर, ठीक है, इन 6 सालों के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। इसके पीछे कई कारण रहे जो कि आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस नहीं करने, बस इतना समझना है कि कई सारे कारणों की वजह से जो दुनिया का नील उत्पादन था वो आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए
बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, क्योंकि जहां से इनको नील मिलता था वहां से मिलना बंद हो गया। तो ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक थे, जो कपड़ों की रंगाई करते थे, वो परेशान होने लगे कि भाई इनको कहीं ना कहीं से नील प्राप्त हो। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने भारत की ओर देखा। ठीक है, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया कि नील की इतनी डिमांड क्यों थी। ठीक है, और नील जो था इस ये नील की इतनी डिमांड क्यों थी, हाँ इसी चीज को हमने समझा। ठीक है, और भारत की तरफ नील के लिए ब्रिटेन ने क्यों दिलचस्पी दिखाई, इन दो चीजों को हमने समझ लिया। क्योंकि ब्रिटेन में जो नील पहुंचता था वो कई कारणों की वजह से बंद हो गया, इस वजह से इन्होंने भारत की ओर देखना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमारे भारत देश में अपनी सत्ता स्थापित की थी, ये भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अर्थात इन्होंने प्रयास किए कि भाई भारत में नील की खेती की जाए, और जो भारत में नील की खेती हम करेंगे उससे जितना भी उत्पादन होगा उसका हम बड़े पैमाने पर व्यापार करेंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 18वीं सदी के आखिरी दशक से ही, दशक का अर्थ होता है 10 साल। ठीक है, तो आखिरी दशक यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई सन 1790 की बात यहां पर की जा रही। एक मिनट, 18वीं सदी के आखिरी दशक से, हाँ 1790 की बात की जा रही, 1790, 1785, 90। ठीक है, इसकी बात की जाए आखिरी दशकों है। ठीक है, तो आखिरी 10-20 सालों की यहाँ पर बात की जाए, जैसे कि 1788 है। ठीक है, तो आखिरी 10-20 सालों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलाने लगी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने क्या किया, 1780 से लेकर के 1790 के बीच में क्या किया कि बंगाल में नील की खेती फैलाने के लिए प्रयास करने लगे, और तेजी से नील की खेती फैलने लगी यहाँ पर। ठीक है, बंगाल में पैदा होने वाला नील जो था दुनिया के बाजारों में छा गया। यहाँ पर बहुत ही अच्छे किस्म का नील पैदा हुआ, जिससे कि दुनिया के जो बाजार थे वहां पर नील छा गया। ठीक है, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का जो हिस्सा था लगभग 30% था। कितना, अर्थात अगर उन्होंने 1 कुंटल नील आयात किया है तो 1 कुंटल में से 30 किलो नील भारत से गया था। ठीक है, कब की बात की जा रही है, 1788 की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में से भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। 95%, कितना, 95% हो चुका। आप देख सकते हो कि मात्र और मात्र 10-20 साल के अंतर में भारत में कितने अधिक नील का उत्पादन हुआ कि ब्रिटेन में जितना भी नील आयात किया गया उसका 95% भारत से गया था। ठीक, इतने बड़े पैमाने पर यहां से व्यापार हुआ, और इसके बाद भी भारत के जो किसान थे वो दुख का मतलब वो दुख में बने रहे, वो भागते रहे यहां से। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो नीतियां थी वो बहुत खराब थी। अंग्रेज चाहते थे कि भाई आप उनको लगान भी बड़ी मात्रा में दो, ठीक है, और यहाँ पर जिन चीजों का उत्पादन करो वो भी बहुत सस्ते कीमत पर उनको बेच दो, जो कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट, ठीक है, व्यावसायिक एजेंट और जो कंपनी के अफसर थे, अर्थात निजी तौर पर व्यापार यहाँ पर करते थे। ठीक है, अफसर कह सकते हैं, हाँ ऑफिसर जो थे, ठीक है, नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। ठीक है, जो कंपनी के अफसर यहां पर व्यापार करने के लिए आते थे और व्यापारिक जो व्यावसायिक एजेंट थे, ये सभी नील के उत्पादन में अपना अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। क्या किया कि भाई यहां पर आए कंपनी के साथ में नौकरी करते हुए, और यहां पर आकर के नौकरी छोड़ दी, और ये देखा कि नील की खेती में बहुत फायदा है। ठीक है, तो नील की खेती करवाने लगे, नील का कारोबार करने लगे, नौकरी वोकरी सब एक तरफ चली गई। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर आपको जॉब मिले और जॉब से बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए धंधे में, तो आप धंधा करोगे, जॉब करोगे, धंधा करोगे ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि नील का व्यापार करने में इनको ज्यादा फायदा हो रहा था, जॉब करने में नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कंपनी की नौकरी छोड़ दी। अधिकारियों ने क्या किया, बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने व्यापार कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत में आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिया, अर्थात नील के बाग लगा, बहुत बड़ी पैमाने पर नील की खेती करवाने लगे। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। अर्थात जिसके पास भी नील की खेती करने के लिए पैसा नहीं होता था, या तो कंपनी उसे पैसा देती थी कि आप भाई नील की खेती करो, और अगर कंपनी के पास पैसा मतलब कंपनी से वो पैसा नहीं लेना चाहे तो बैंक नई नई खुल गई थी जो उसको पैसा देती थी। ठीक है, लेकिन पैसा देने के बीच में कुछ शर्तें भी रखनी थी। शर्तें क्या थी, आगे के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमें मिलता है नील की खेती कैसे होती थी।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको भी देखते हैं। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज और एक रैयत। देखो हम यहाँ पर बात करें नील की खेती कैसे होती थी, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम यहाँ पर नील की खेती करने की प्रक्रिया बताएंगे कि अब नील का बीज बोना है, अब खेत में जुताई करनी है, पानी लगना है, अब दवाई डालना है, अब छिड़काव करना है, अब नील को काटना है, अब उससे ये करना है वो करना है, ये सब हम बताने वाले नहीं। यहाँ पर बताएंगे कि किन किन व्यवस्थाओं से, ठीक है, किन किन तरीकों से नील की खेती करवाई जाती थी, प्रक्रिया क्या रहती थी वो आप जानो। ठीक है, खेती करने की प्रक्रिया क्या थी वो आप जानो, नील की खेती करने के लिए क्या व्यवस्था थी, ठीक है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो दो मुख्य तरीके थे, एक निज और एक रैयत। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं निज खेती व्यवस्था की। ठीक है, निज खेती व्यवस्था के तहत कैसे लोग यहाँ पर नील की खेती करने के लिए आते थे। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं किन नियमों के तहत यहाँ पर नील की खेती होती थी। तो निज खेती व्यवस्था में एक ही पॉइंट दिया गया और एक ही पॉइंट में इसके बारे में पूरा बताया गया। फिर निज खेती व्यवस्था में कुछ समस्याएं भी थी जिनको हम समझेंगे। तो कहा जा रहा है इस व्यवस्था में बागान मालिक या तो खुद अपनी जमीन में या जमीन खरीद कर भाड़े पर लेकर के, ठीक है, या जमीन खरीद कर या भाड़े पर लेकर मजदूरों द्वारा खेती करवाते थे। यानी हम कह सकते हैं कि भाई निजी तौर पर खेती करवाना नील की। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, हमारे पास 50 बीघा जमीन है तो हमने अपनी 50 बीघा जमीन पर नील की खेती कर ली, या तो हमने क्या किया, जमीन को खरीद लिया और उस पर खेती कर ली, या जमीन को भाड़े पर ले लिया, ठीक है, 1 साल के लिए, या फिर केवल नील की खेती के लिए कितने टाइम के लिए जमीन हमें दे दो, उसके बदले आप इतना पैसा ले लो, ठीक है, और यहां पर हम नील की खेती करेंगे। तो इस तरह से नील की खेती होती थी। अच्छा, नील की इस निज खेती व्यवस्था में कुछ समस्याएं भी थी। कौन कौन सी समस्याएं थी, आइए इस चीज को भी देखते हैं। तो इसमें 3 बिंदु दिए गए और 3 बिंदुओं की मदद से जो समस्याएं, उन सभी समस्याओं को पॉइंट आउट कर दिया गया है। पहले बिंदु में कहा जा रहा है बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। अच्छा, मुश्किल क्यों आ रही थी, उसके पीछे का रीजन ये है कि नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी, अर्थात ऐसी जमीन जिसमें ताकत हो, ठीक है, जो उपजाऊ हो, अर्थात जिस जमीन में ताकत नहीं है, जो जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां पर नील की खेती नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो ऐसी जमीन जो उपजाऊ है उस पर आबादी पहले से बहुत ज्यादा थी। एक तो बहुत से लोग रह रहे थे और जहां पर लोग रहते नहीं थे वहां पर लोग पहले से खेती करते थे। तो ऐसी जमीन जो उपजाऊ है वहां पर पहले से आबादी बहुत ज्यादा थी। यहां वहां छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे, जो निज खेती करने के लिए भाड़े पर लेना, खरीद लेना, तो छोटे मोटे खेती यहाँ वहां मिल पाते थे। इस वजह से अगर आप देखोगे, आपके पास अगर एक बड़ा खेत 25 बीघा का खेत है, वहां पर आप खेती कर रहे हो, आसानी से कर लोगे, लेकिन 25 बीघा के आपको एक एक बीघा के 25 खेत आपके पास में, तो 25 खेतों में जाकर के काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इनको अपने क्षेत्रफल को फैलाने में जो बागान मालिक थे, जो निज खेती करते थे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहां मिल सकती थी, प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि भाई उनको भाई बड़े बड़े भूखंड कहां से मिल सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े भूखंडों पर पहले से बहुत सारे लोगों का कब्जा था। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीनें लेने का प्रयास किया। पहले उन्होंने क्या किया, नील की एक फैक्ट्री डाल दी। फैक्ट्री डालने के बाद में गांव के मुखिया से या फिर सरकार से डायरेक्टली एक कोई ना कोई बात करके पट्टे पर जमीन लेना शुरू कर दिया और वहां की किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। तो सबसे पहली समस्या हमने देखी कि क्षेत्रफल फैलाने में समस्या हो रही थी, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने क्षेत्रफल फैलाने के लिए एक उसका सोल्यूशन निकाल लिया कि भाई हम पट्टे पर जमीन ले लेंगे, तो उससे क्या हुआ, किसानों के साथ टकराव होने लगा। ये सबसे बड़ी यहाँ पर समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती। तो पहले पॉइंट में हमने इस चीज को समझा कि क्षेत्रफल फैलाने में समस्या आ रही थी और उसका इन्होंने किस तरह से हल ढूंढा। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि मजदूरों का इंतजाम करना भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। अब अगर आपको बड़े बड़े बागान लगाने, बड़ी मात्रा में खेती करनी है, तो उतने ही ज्यादा मजदूरों की भी जरूरत होगी। ठीक है, और मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे, क्योंकि धान की खेती और बागान में नील की खेती दोनों ही एक टाइम पर होती थी। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। अब भाई अगर आप निजी तौर पर खेती कर रहे हो, ठीक है, और आपने 50 बीघा जमीन लगा दी है, तो उस जमीन को जोतने के लिए, वहां पर खुदाई करने के लिए आपको उस टाइम पर देखो ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो हल और बैलों की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इतने अधिक, जैसे कि आपने 100 बीघा खेती की, तो 100 बीघा खेत को अगर कोई एक या दो जोड़ी बैल जोतेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। ठीक है, और इतने
खेत को जोतने के लिए आपको इतने अधिक बैलों रखने की आवश्यकता होगी कि आप उनको खाना नहीं खिला पाएँगे, ठीक है? तो इससे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए क्या करते थे जनता के पास में जाते थे, उनके बैलों को लेकर के आते थे और उनके बैल भी हमेशा व्यस्त रहते थे क्योंकि उनको भी अपना काम करना होता था, ठीक है? तो ये भी एक बड़ी समस्या थी कि भाई इन खेतों को जोतें कैसे? हल और बैलों की ज़रूरत जो थी, ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर थी। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के आखिरी 1 मिनट हाँ, 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। क्या कहा जा रहा है? 19वीं सदी के आखिरी तक, यानी हम कह सकते हैं कि भाई 1890 तक की यहाँ पर बात की जा रही है। 1890 या फिर 1885, 1880 तक आते-आते क्या हुआ कि जो बागान मालिक थे, ये निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे क्योंकि इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार जो था हिचकिचाते थे, ठीक है? हिचकिचाते थे, उसके पीछे के जो कारण है वो हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है? क्या-क्या कारण थे? आगे कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। कहने का अर्थ है कि भाई भारत में हमने अभी देखा कि नील की खेती करने की 2 प्रक्रियाएं थी। एक हमें देखने को मिलती निजी खेती व्यवस्था, एक मिलती है रैयत व्यवस्था, ठीक है? तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई भारत में जितनी भी नील का उत्पादन होता था, उसमें निज खेती व्यवस्था के तहत केवल 25% नील का उत्पादन होता था। बाकी जो 75% नील का उत्पादन होता था, वो रैयत व्यवस्था के अंतर्गत होता था, ठीक है? तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के आखिरी तक आते-आते बागान मालिक जो थे, ये निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे, ठीक है? आगे कहा जा रहा है कि भाई रैयत व्यवस्था में क्या व्यवस्था थी? इसमें किस तरह से खेती की जाती थी? आइए इस चीज को भी देखते हैं। अच्छा, आपको पता है रैयत किसे कहते हैं? रैयत कहते हैं किसानों को, ठीक है? रैयत कहते हैं किसानों को, ये बात आप याद रखना, ठीक है? तो रैयत व्यवस्था के तहत क्या था कि रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ में अर्थात किसानों के साथ एक अनुबंध, जिसे सट्टा भी कहा जा सकता है, सट्टा करते थे, ठीक है? कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य किया जाता था, अर्थात मजबूर किया जाता था कि आप अपने यहाँ के किसानों से की तरफ से समझौता करो कि आप अपने गांव में नील की खेती करोगे, ठीक है? इसमें क्या होता था, या तो डायरेक्टली किसान ये समझौता कर लेता था, अनुबंध कर लेता था, और अगर किसी गांव का किसान मतलब अनुबंध करने से नहीं मान रहा है तो उस गांव के मुखिया को मजबूर किया जाएगा कि आप अपने सभी गांव के किसानों की तरफ से इस रैयत खेती मतलब एक अनुबंध करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है? बाध्य किया जाता, मतलब मजबूर किया जाता, ठीक है? जो अनुबंध पर दस्तखत करता था, उसे नील उगाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज मिलता था, ठीक है? कि आपको हम कम ब्याज आपसे लेंगे और आपको कर्जा दिया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, जो भी व्यक्ति कर्जा लेता था, तो कर्ज लेने वाले को कम से कम 25% जमीन पर नील उगाना होता था। जैसे आपके पास में 100 बीघा जमीन है, तो आप अपने जमीन के 25 बीघा जमीन पर 25% अर्थात 25 बीघा जमीन पर नील की खेती करेंगे, ठीक है? बागान मालिक बीज और उपकरण देते थे कि भाई हम आपको बीज दे रहे हैं और उपकरण दे रहे हैं कि भाई आपको इस तरह से खेत में बीज बोना है, ठीक है? और भी उपकरण में कई सारी चीजें आती है, तो कुछ ना कुछ देते होंगे, ठीक है? जबकि बुआई और देखभाल काश्तकार करता था, ठीक है? जैसे कि दवाई डालनी है तो वो भी बागान मालिक देते थे, ठीक है? खाद वगैरह डालनी है तो वो बागान मालिक देते थे, जबकि क्या करना है कि मतलब 1 मिनट, बागान मालिक दे देते, और बाकी देखभाल करना और बीज की बुआई करना, पानी वगैरह लगाना, ये सारा काम होता था किसान का, ठीक है? अच्छा, इसमें समस्या क्या थी? अब भाई यहाँ पर क्या है कि बागान मालिक ने क्या किया, किसानों के साथ अनुबंध कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है, कि खेती होने लगी, बड़े पैमाने पर खेती हो रही है, ठीक है? हमें केवल बीज देना है और कम ब्याज पर पैसा देते हैं, ठीक है? आगे चल करके पैसा हमारा मिल रहा है, तो बागान मालिकों के लिए ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक है? लेकिन इस व्यवस्था में किसानों के साथ में बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर किसानों के साथ बड़ा दुर्दशा किसानों की होगी। क्यों होगी समझो। इसमें समस्या क्या थी, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। भाई रैयतों के भाई मतलब खुश हो गए कि हमने फसल की कटाई की और कटाई करने के बाद में जो भी फसल हमें मिली, हमने जाकर के बागान मालिक को तुरंत सौंप दी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद में हमें नया कर्जा मिल गया, ठीक है? अच्छा, ये कर्जे की खासियत पता क्या होती है, जितना लोगे उतना कम पड़ेगा। कर्जा जितना आप लोगे उतना कम पड़ेगा। आप आज कर्जा लेना शुरू कर दो, आपकी जरूरतें बढ़ जाएंगी, ठीक है? तो अब जब इनको नया कर्जा मिल जाता था, तो वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था कि भाई हमने कर्जा लिया,
फसल की, ठीक है, फसल जाकर बागान मालिक को दे दी, बागान मालिक ने फिर से कर्जा दे दिया, हम फिर से फसल कर रहे हैं, फिर जाकर फसल दे रहे। तो ये एक चक्र बन गया था, ये एक चक्र बन गया था और यही प्रक्रिया बार-बार ये दोबारा चक्र चलना लगता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित हुए थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। ठीक है? मतलब ये व्यवस्था बहुत, ये एक चक्र पूरा बन गया था कि हम कर्जा लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? फसल उत्पादन कर रहे हैं, फसल का उत्पादन हुआ, हमने फसल जाकर दे दी, फिर कर्जा मिल गया, ठीक है? और कर्जे का ब्याज बहुत अधिक होता था, ठीक है? जो किसान पहले कर्जा लेने के लिए आकर्षित हुए थे कि भाई हमको कर्जा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है? पैसा कर्जे पर मिल रहा है, ये व्यक्ति पहले नहीं सोचता, ठीक है? तो पैसे को की लालच में जो लोग आकर्षित हुए थे, उन्हें धीरे-धीरे ये व्यवस्था समझ में आने लगी कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। वो हमें अपना गुलाम बना करके हमसे खेती करवा रहे हैं, ठीक है? हमें पैसा तो दे रहे हैं लेकिन पैसे के बदले हमसे खेती भी करवा रहे हैं, ठीक है? और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हमसे जो हम नील का उत्पादन कर रहे हैं उसका अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रेट लगा कर के हमसे खरीद रहे हैं, ठीक है? उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी, वो बहुत कम थी, ठीक है? जो मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से देखो, चूँकि बागान मालिक से कर्जा लेकर के आए, ठीक है? और कर्जे के दम पर कर्जे के अलावा उपकरण लेकर के आए, बीज लेकर के आए। अब आपका जो नील उत्पादन होगा वो बेचना भी आपको उसी मालिक को जाकर के है, ठीक है? अब जब उसी मालिक को जाकर के इसे बेचोगे तो मालिक अपने हिसाब से रेट लगाएगा और रेट बहुत कम लगाता था। भाई जो कम ब्याज पर कर्जा देते थे ना, वो ज्यादा ब्याज इसी में लगा देते थे, ठीक है? कम ब्याज पर पैसा देते थे और कम ही रेट पर इनसे ये नील का जो उत्पादन होता था वो भी ले लेते थे। जिससे क्या है कि इनको ये व्यवस्था बहुत कठोर लगने लगी और इनको ये पता लग चल गया किसानों को कि ये एक जंजाल है, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं पिंजड़ा है जिसमें हमें फांस लिया गया। और कर्जों का सिलसिला जो था वो कभी खत्म नहीं होता था, क्योंकि कई बार क्या है कि प्राकृतिक आपदा आ गई जिस वजह से फसल हमारी खराब हो गई, या फिर क्या है कि हम बीमार पड़ गए, या फिर और कोई बात हो गई, हम फसल में इन्वेस्ट नहीं अच्छा कर पाए, ठीक है? तो फसल का उत्पादन कम हुआ, या फिर क्या है कि फसल का उत्पादन तो अच्छा हुआ, हमें रेट बहुत खराब मिला। तो इससे क्या है कि इनको पता चल गया कि भाई कर्जा तो हम लेते रहेंगे, हमारी जरूरतें बढ़ती रहेंगी, ठीक है? और हम घाटे में जाते जाएंगे, हम इन बागान मालिकों के नीचे दबे रहेंगे, ठीक है? तो इस तरह से क्या हुआ, इनको ये सिलसिला धीरे-धीरे अच्छा नहीं लगा और ये पता चल गया, ठीक है? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि भाई ये निर्णय ले लिया कि भाई अब हमें ये काम नहीं करना, ठीक है? बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, क्योंकि जितने बढ़िया खेत में करोगे उतना ही नील का उत्पादन अच्छा होगा, ठीक है? नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जो जड़ें थी वो बहुत गहरी होती थी, ठीक है? जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, नील की जो जड़ें थी वो बहुत गहरी जाती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। इसलिए नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नील की खेती के साथ में। अच्छा, बंगाल में अगर आप देखोगे तो नील का उत्पादन वहां पर चावल का उत्पादन वहां पर बड़ी मात्रा में होता है, चावल खाया भी बड़ी मात्रा में जाता है। तो किसानों के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति बन गई थी कि बागान मालिक चाहते थे कि आप अपने सबसे अच्छे खेत में नील की खेती करें और नील की खेती करने के बाद वहां पर हम चावल की खेती कर नहीं सकते, और चावल के बगैर बंगाल में रह पाना बहुत मुश्किल है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति बन गई थी, ठीक है? और इसके अलावा चूंकि कर्ज ले लेते थे तो खेती करना आवश्यक है। तो यहां पर क्या है कि इसके बाद में नील को लेकर के एक नील विद्रोह खड़ा हो गया था, ठीक है? नील विद्रोह में क्या हुआ, आइए इस चीज को देखते हैं। किसान बहुत परेशान हो गए तो किसानों ने नील विद्रोह खड़ा कर दिया। ये कहा कि भाई आज के बाद अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो नील विद्रोह, और उसके बाद क्या हुआ, अब इस चीज को यहां पर देखते हैं। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सन 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। हजारों रैयत एक साथ खड़े हो गए, हजारों किसानों ने कहा कि भाई हम नील की खेती अब नहीं करेंगे। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा भाई अब हम बागान मालिक जो आप आ रहे हो ना हमसे लगान लेने के लिए, हम लगान वगैरह कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने हमें कर्जा दिया, कर्जे के बल पर हमने खेती की, अपना खर्चा चलाया, और जो उससे उत्पादन मिला आपने उसके रेट बहुत कम लगाए, इससे हम घाटे में आ गए, और उसके बाद हम वहां पर कोई और फसल भी नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि भाई हम आपको लगान भी चुकाएं, तो हम तो घाटे के घाटे में ही हैं, ठीक है? तो इस तरह से इन्होंने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और एक बहुत बड़ा विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे, ठीक है? कौन कौन से हथियार लेकर के? तलवार, भाले, तीर कमान, ठीक है? इसके अलावा औरतों ने भी इस लड़ाई में अपना भाग लिया, ठीक है? क्या किया? औरतों ने अपने बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद गई,
ठीक है। औरतें क्या करने लगी, बर्तन लेकर के, जैसे कि एक फुकनी हो गई, ठीक है, जिससे चूल्हे में फूका जाता है, हवा डाली जाती है, चिमटा, बेलन, तवाई, कंचुली, जो बर्तन मिले लेकर के कूद पड़ी, ठीक है, और लड़ाई करने लगी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि अगर बागान मालिक के लिए तुम काम करोगे, हम ना तुमसे बोलेंगे, ना तुम्हारे प्रोग्राम में आएंगे, ना आपके घर पे आएंगे, आप मुसीबत में पड़ोगे तो हम आपकी मदद भी नहीं करेंगे, बिल्कुल बायकॉट। ठीक है, जैसे अभी बायकॉट बॉलीवुड हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से बायकॉट कर दिया गया, ठीक है, बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमास्ता थे, गुमास्ता एजेंट थे, गुमास्ता का अर्थ होता है एजेंट, ठीक है, तो इनकी तरफ से लगान वसूली के लिए जो एजेंट आते थे, इनकी पिटाई कर दी गई। रैयतों ने कसम खा ली, अर्थात किसानों की कसम खा ली कि ना तो वे अब नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के जो लठियाल आएंगे, ठीक है, लाठीधारी गुंडे, इनसे डरेंगे। जो बागान मालिक के लठियाल आते थे, ठीक है, लठियालों से डरेंगे। तो लठियाल जो आते थे, ये इनको दबाव में लाकर के इनसे खेती करवा दे। तो किसानों ने क्या किया, ये अब कसम खा ली कि अब ना तो हम कर्जा लेंगे, ठीक है, और ना ही इनके जो लठियाल आएंगे अर्थात गुंडे आएंगे, इन गुंडों से अब हम डरेंगे। तो ये एक बड़ी बात थी, ठीक है, कि भाई अब ना तो हमें डरना है और ना ही हमें कर्जा लेना है और ना ही ये व्यापार, ये खेती करनी है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सन 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बागान में उन्हें स्थानीय जमीन, बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखिया का भी समर्थन मिल सकता है, ठीक है। 1859 में जब नील विद्रोह खड़ा हुआ, ठीक है, तो इनको ये एहसास होने लगा किसानों को जल्द ही, रैयतों, कि अगर हम बागान मालिकों के खिलाफ ये प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, बगावत करते हैं, तो जो हमारे स्थानीय जमींदार हैं और जो मुखिया हैं, इनका हमें समर्थन मिलेगा। इसके पीछे के रीजन क्या थे, क्योंकि बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया था और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इन किसानों को ये एहसास हो गया कि भाई अगर हम बगावत करते हैं तो इन सभी जमींदारों का, इन सभी जो मुखिया हैं, मुखियाओं का हमें समर्थन मिलेगा। इसके अलावा कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे, ठीक है, जमींदार भी गांव-गांव घूमने लगे रैयतों को उकसाने के लिए कि भाई सभी किसानों को इकट्ठा किया, बैठे और कहा कि भाई कल से लड़ाई लड़नी है, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब बिल्कुल उकसाने लगे, ठीक है, भड़काने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी। अच्छा, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जब अंग्रेज हमारे देश में अपनी सत्ता अंग्रेजों ने स्थापित कर ली, तो स्थापित करने के बाद जब वो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लेकर के आए, कर वसूली का एक तरीका, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लेकर के आए, तो स्थायी बंदोबस्त के टाइम पर इन्होंने क्या किया था, हमारे देश पर पहले शासन कर चुके जो लोग थे, राजा महाराजा थे या फिर और जो लोग थे, इन सभी को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी थी, ठीक है। अर्थात ये जो जमींदार थे, ये पहले कभी न कभी हमारे देश पर शासन चला चुके थे, ठीक है। तो एक तो इस वजह से ये अंग्रेजों के विरुद्ध थे, ठीक है। दूसरी बात ये, इन्होंने देखा कि भाई जो बागान मालिक हैं, ये बड़े पैमाने पर किसानों से खेती करवाते हैं और बड़े पैमाने पर कमाई करते हैं, इससे इनकी ताकत जो है वो बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे उनकी जमीनें भी ले लेते थे जमींदारों से, ठीक है। तो इससे क्या है कि जमींदार भी इनसे इनके खिलाफ खड़े हो गए, बागान मालिकों के खिलाफ। अब किसानों को ये पूरा भरोसा हो गया कि हमारे साथ में जमींदार भी हैं और मुखिया भी, क्योंकि मुखिया भी क्या है कि किसानों को भड़का करके और जो लठियाल आते थे बागान मालिकों के, उनके साथ में आमने सामने की लड़ाई लड़ने लगे और जमींदार भी गांव-गांव घूम करके किसानों को भड़काने लगे कि भाई आओ हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, भड़काने लगे। इससे किसानों को पूरा भरोसा हो गया कि कुछ भी हो जाए, हमें ये तो भाई पता चल गया है कि हमारे जो जमींदार हैं और हमारे जो मुखिया जी हैं, वो सब हमारे साथ में और हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नील के किसानों को लगा कि अंग्रेजी सरकार संघर्ष में उनका साथ देगी, अंग्रेजी सरकार अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ऐसा इनको क्यों लगा, ठीक है भाई, ये गलतफहमी क्यों हुई, ये गलतफहमी कहो या फिर भाई हम कहें कि भाई ये अच्छी फहमी हुई, क्यों हुई, इसके पीछे का रीजन ये था 1857 का विद्रोह। अगर इस नील विद्रोह को अगर आप देखोगे तो ये हुआ था 1859 में। कब हुआ, 1859 में, ठीक है। इसके 2 साल पहले, महज 2 साल पहले 1857 में एक विद्रोह हो चुका था, 1857 की बगावत, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा गया, ठीक है, जो कि सैनिक चैप्टर नंबर 5 में इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। 1857 की बगावत
बगावत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करूंगा, डेली 2 वीडियो इसके आएंगे, ठीक है। तो क्या है कि महज 2 साल पहले 1857 की बगावत हो चुकी थी, ये बहुत बड़ी बगावत थी, ठीक है। तो 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक और बड़ा विद्रोह नहीं चाहती थी, तो किसानों को लगा कि भाई सरकार भी हमारा इस विद्रोह में साथ देगी, हमारा समर्थन करेगी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो बंगाल के उस टाइम पर गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने क्या किया, 1859 की सर्दियों के इलाके सर्दियों में इलाके का दौरा किया, अर्थात आकर के हर जहां पर नील की खेती होती थी वहां पर जाकर के दौरा किया, जांच की कि भाई आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। आकर के देखा, रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है, भाई आकर के मात्र देख लिया। इसीलिए आजकल देखो क्या करते हैं नेता लोग, जब भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो जाकर के थोड़ी देर के लिए वहां पर उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और चले आते, भले ही कुछ ना करें, लेकिन वहां पर घूमने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को देखने के लिए, सुनने के लिए चले जाते हैं। इतने में ही जनता को भरोसा हो जाता है कि ये नेता हमारा है, ठीक है, ये नेता हमारा है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन, इन्होंने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील का अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये नोटिस इन्होंने क्यों जारी किया, इसके पीछे भी रीजन देखो। जब यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बंगाल के थे 1759 में, जब यहां पर आकर के इन्होंने दौरा किया, तो दौरा के बाद इन्होंने मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन को मतलब कहा था कि भाई इस नोटिस को जारी किया जाए। तब इन्होंने क्या किया, एक नोटिस जारी कर दी और ये कहा कि रैयत अर्थात जो किसान है, इनको नील का अनुबंध मानने के लिए बाध्य ना किया जाए, मजबूर ना किया जाए। अच्छा, नोटिस जारी करने से कोई फायदा थोड़ी ना होता है भाई, जो बागान मालिक है वो पहले से बहुत पावरफुल है। आप देखो आज के टाइम पर भारत देश में कितने अधिक कानून है, लेकिन कानून का पालन कौन करता है। चालान काटे जाते फिर भी कौन हेलमेट लगाकर चलता है, ठीक है। चालान काटे जाते इसके बाद भी लाइसेंस लेकर कौन चलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो इस नोटिस के आधार पर जब ये नोटिस जारी कर दी गई, तो भाई हमारे देश की जनता एक की 18 लगाने वाली, ठीक है। आप जानते हो ना, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, आप उससे एक शब्द को और 18 शब्द जोड़कर उसमें वो लगाकर कहेगा जाकर के, ठीक है। तो इसका भी नोटिस का प्रभाव यही हुआ। इस नोटिस के आधार पर लोगों ने ये खबर फैला दी कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। अब इससे क्या हुआ, जब ये मतलब खबर फैला दी गई, तो जनता को मतलब और पूरा भरोसा हो गया कि अब तो सरकार हमारे साथ में, अब देखें क्या होता है, ठीक है। ईडन किसानों को शांत करना चाहते थे और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये जो विद्रोह है ज्यादा फैल गया तो 1857 की जैसी कहीं बगावत ना हो जाए, 2 साल पहले जितनी बड़ी बगावत हुई थी। तो ये चाहते थे कि भाई किसान शांत हो जाएं, इसलिए इन्होंने एक छोटी सी नोटिस जारी कर दी थी कि भाई किसानों को बाध्य ना किया जाए, ठीक है, मजबूर ना किया जाए। लेकिन इसी नोटिस का हवाला देकर के लोगों ने ये खबर फैला दी कि भाई रानी विक्टोरिया जो है ब्रिटेन की, वो ये चाहती हैं कि नील की खेती करने का हुक्म, मतलब नील की खेती ना करने का हुक्म उन्होंने दे दिया है, ठीक है, कि अब भैया भारत में नील की खेती नहीं होगी, ठीक है। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। किसकी कार्रवाई, ईडन जो थे, जो मजिस्ट्रेट थे वहां के, उनकी जो कार्रवाई हुई, ठीक है, उसको क्या किया इन्होंने, अपना समर्थन मान लिया। जैसे जैसे अब क्या है कि विद्रोह बड़े पैमाने पर फैलने लगा, ठीक है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि भाई ये जो नील की खेती की जा रही है यहाँ पर है, इसकी जो व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अत्याचारी है। यहाँ पर जो बागान मालिक हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर झोल कर रहे हैं, लोगों को मतलब जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए उकसा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखनी शुरू कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो जो इनकी दुर्दशा थी, मालिकों की जोर जबरदस्ती थी, ठीक है, अत्याचारी नील व्यवस्था, इसके बारे में लिखा, ठीक है। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। अब भाई इतनी बड़ी बगावत हो गई कि बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। विद्रोह के व्यापक होने पर नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नील आयोग बनाया गया, ठीक है, जिसने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की, और आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयत के लिए फायदे का सौदा नहीं है। जब जांच हुई तो उसमें कहा गया, और आयोग ने रैयतों से कहा कि भाई वे मौजूदा अनुबंध जो है इनको पूरा करें, लेकिन अगर वो चाहें तो आगे से नील की खेती करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये यहां पर इनसे कह दिया गया कि भाई अभी जो आपने अनुबंध कर लिए हैं इनको पूरा कर दो, आगे से अगर आप चाहो तो नील की खेती करना बंद कर सकते हो। इस बगावत के बाद जो नील का उत्पादन था,
ठीक है, इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। ठीक है भाई, अनुबंध जो थे किसानों ने पहले ही करना बंद कर दिए थे। ठीक है, जो कुछ भी थोड़े बहुत अनुबंध बचे थे उनको पूरा हो गया। वे पूरे होने के बाद में नील का जो उत्पादन था बंगाल में पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। ठीक है, इसके बाद बागान मालिक बिहार की ओर ध्यान देने लगे। ठीक है, 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ठीक है, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। आप समझो इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हम इंसान हैं, ठीक है, और हम अपनी गलती से सीखते हैं, दूसरों की गलती से कभी सीखते नहीं है। ठीक है, देखो गलती करो, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हमारा सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलती से भी हमें सीखना चाहिए। यहाँ पर बंगाल की जो दुर्दशा हुई, ठीक है, वो बंगाल के लोगों ने उस दुर्दशा से सीखा। लेकिन जब बंगाल में इसका उत्पादन धराशायी हो गया, बंगाल में नील का जो बागान थे इनको यहाँ से भगा दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, बिहार में अपना ठिकाना बना लिया। ठीक है, ये जो बागान मालिक थे बिहार की ओर ध्यान देने लगे। अच्छा, बिहार में ये सारी चीजें नहीं हुई थी तो बिहार में क्या है कि ये लोग भी इनको भी सस्ते दाम पर दिया जाने लगा कर्जा, तो ये भी कर्जे से आकर्षित हो गए। यहाँ के लोगों ने बंगाल से एक चीज भी नहीं सीखी, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने, यहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और ये भी इनके जाल में आकर के फंस गए। और 19वीं सदी के आखिरी तक अगर आप देखो तो कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, जिससे कि इनका जो बागान मालिक थे इनका उत्पादन धराशायी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने बिहार में बड़े पैमाने पर अपने व्यापार को फैला लिया। ठीक है, इसके बाद भी फैला लिया और वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर के नील किसानों की दुर्दशा देखने को कहा। जैसी ही दुर्दशा बंगाल में हुई वैसी ही दुर्दशा बिहार में भी होने लगी। देखो आज के टाइम पर हम इससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। देखो जैसे कि आज के टाइम पर क्या होता है, हम खेती करने के लिए जो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जो दवाइयों का उपयोग करते हैं, इन्हीं दवाइयों को कई सारे देशों में बैन कर दिया गया है, जो केमिकल्स का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन दवाइयों से हमारे देश में जो मिट्टी है जिस पर हम खेती करते हैं वो मिट्टी बंजर होती जा रही। कई देशों में बैन कर दिया गया, लेकिन हम उनसे सीख लेने को तैयार नहीं है। हम वही दवाइयां डालते हैं, हमें फायदा चाहिए, हमें एक की जगह 4 बोरी का उत्पादन चाहिए और हम वही काम करते हैं। ठीक है, हमें सीख लेनी चाहिए, लेकिन हम उस टाइम पर सीख लेंगे जब हम भी परेशान हो जाएंगे, हमारी देश की जमीन जो है, हमारे देश की जो मिट्टी है वो खराब हो जाएगी। मैंने भी कई बार लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने का प्रयास किया कि भाई हम इन केमिकल्स का प्रयोग ना करें, खाद ना डालें। ठीक है, अभी देखो एक जो हमारे राजीव दीक्षित जी थे वो जब थे तब उन्होंने किसानों को इसके लिए कहा था कि भाई आप अपने खेत में यूरिया ना डालो, यूरिया डालने से आपके खेत के केचुए और कीड़े मर जाते हैं, और कीड़े ही हैं जो मिट्टी को पोला करते हैं और मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इस बात को नहीं माना और लोग आज भी यूरिया डाल रहे हैं, आज भी खाद डाल रहे हैं। इससे हमारे देश की मिट्टी जो है वो बंजर होती जा रही है। आप देखना मात्र 20 साल के अंदर, मात्र 20 साल के अंदर हमारे देश में जहां जहां पर इन केमिकल्स का ज्यादा प्रयोग हो रहा है वहां पर मिट्टी बंजर हो जाएगी। अब ये लोग वहां से शहरों की ओर भागेंगे क्योंकि इस मिट्टी में अब खेती नहीं होने लगेगी। ठीक है, बड़े पैमाने पर हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड दवाइयां डाल रहे हैं, इससे बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी का नाश हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या अभी आप देखोगे, अगर तो एक संत हैं बहुत बड़े, इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे उनका ना, हाँ, सदगुरु, उन्होंने बाइक पर बैठ करके पूरे काफी इलाके में जाकर के लोगों को जागरूक किया मिट्टी को लेकर के, मिट्टी की हमारे यहाँ की जो है बंजर होती जा रही। ठीक है, लेकिन लोग जागरूक होने को अभी तक तैयार नहीं। जब तक मार नहीं पड़ेगी सीख नहीं मिलेगी। जैसे बंगाल के लोगों को मार पड़ी, सीख मिली, वहां से इन्होंने भगाया। बिहार के लोगों पर जब मार पड़ी तब इन्होंने सीख ली और महात्मा गांधी जी को लेकर के गए और चंपारण आंदोलन इसके बाद में हुआ था। ठीक है, फिर 1917 में महात्मा गांधी ने इस दौरे के बाद में नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। भाई हम दूसरों की गलतियों से क्यों नहीं सीखते? भाई अगर किसी चीज की हमें जानकारी नहीं है तो हमें जानकारी करनी चाहिए। ठीक है भाई, हम नई गलती क्यों नहीं करते? आप नई गलती करो। ठीक है, आप नई गलती करो। जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो, आपसे पहले जिस व्यक्ति ने तैयारी की है उसने कौन सी स्ट्रेटजी का प्रयोग किया, उसी स्ट्रेटजी के तहत आप भी तैयारी करो। उसने कौन सी गलतियां की जो आपको नहीं करनी है,
ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर, इसमें जो भी टॉपिक हमने समझा है उससे कुछ ना कुछ आपको सीख मिली होगी एंड उसके साथ ही साथ पूरा चैप्टर आपको समझ में भी आया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे क्विज के रूप में, तो आप क्विज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अभी के भी सभी की लिंक आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो टेलीग्राम पर सर्च करना दृढ़ संकल्प ऑफिशियल, ये हमारा चैनल है। एंड दृढ़ संकल्प ऑफिशियल ग्रुप अगर आप सर्च कर देंगे तो ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप आपको मिल जाएगा, जहां पर चैट वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। एंड इंस्टाग्राम पर यही सर्च कर लीजिएगा DRIDH.SNKLP। फेसबुक पर DRIDSNKLP, और ये जो तो हमारा चैनल है, सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जिसको नहीं पता है हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में लाया गया है। ज्वाइन करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट दी गई। जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें हम आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अंग्रेजों की वजह से आदिवासियों की जिंदगी किस तरह से इफेक्ट हुई। वन कानून वगैरह आए थे जिसकी वजह से आदिवासियों की जिंदगी बहुत प्रभावित हुई थी। अगर आप देखो तो इन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह किए थे। जैसे कि हम एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, फिर आज के इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। हम सबसे पहले देखेंगे जनजातीय समूह किस तरह से अंग्रेजों के आने से पहले जीते थे। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले किस तरह से जीते थे, झूम खेती करते थे। ठीक है, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। इनके बारे में पहले हम समझेंगे कि भाई ये आखिरकार आदिवासी लोग कौन थे और इनकी जिंदगी अंग्रेजों से पहले कैसी थी। कुछ जानवर पालते थे, कुछ लोग एक जगह रह करके खेती करते थे। इसके बाद में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों की जिंदगी पर क्या प्रभाव डाले। जैसे कि आदिवासी मुखिया जो थे, इनको बिल्कुल ही इनकी शक्तियां खत्म कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा जो घुमंतु काश्तकार थे उनको घूमने से रोक दिया गया। पूरे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके अलावा वन कानून लेकर के आए, उसके बहुत सारे प्रभाव में देखने को मिले। इसमें कई सारी शर्तें लेकर के आए। अच्छा, जब इनकी जमीन इनसे छीन ली गई तो काम की तलाश में इधर उधर इनको भटकना भी पड़ा। वन सत्याग्रह वगैरह हुए। ठीक है, इसे भी आपने देखोगे तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोंग्राम संगमा नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने भी काफी अधिक अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे बिरसा मुंडा की कहानी। इन्होंने कई सारा काफी आंदोलन किया था। बिरसा मुंडा की कहानी। ठीक है, बिरसा मुंडा की कहानी के साथ में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक पार्ट में कोशिश करेंगे कि चैप्टर पूरा हो जाए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 पार्ट में कवर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।